हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने 2 वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने वो दोनों ही वीडियो देखे होंगे और काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। तो आज का ये हमारा तीसरा वीडियो होगा और इस सीरीज़ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें अब तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है पिछले 2 लेक्चर में। तो और आप लोगों ने इन दोनों लेक्चर को काफ़ी सराहा है, तो इसीलिए हम लोग जो इस चैप्टर का टॉप 50 क्वेश्चन है उसको हम लोग पूरा करने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो 21वां क्वेश्चन है कि दर्पण के कोण पर परावर्तन कोण और प्रवेश कोण का संबंध क्या है। प्रवेश कोण आपको आपतन कोण भी कहा जाता है, प्रवेश कोण को आपका आपतन कोण भी कहा जाता है। तो आपके बुक में आपतन कोण ही होगा, यहाँ पे प्रवेश कोण लिख दिया गया है। तो क्या क्वेश्चन कहा गया है कि दर्पण के कोण पर परावर्तन कोण और आपतन कोण का क्या संबंध है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में भी कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये समझना है, और ये क्वेश्चन आपको समझना बेहद ज़रूरी है, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो हम लोग चलिए एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को कि जब कोई भी किरण आती है तो ये आपका ये आपतन कोण कहा जाता है। यानी कि जो कोण आपका लंब के साथ बनता है, यानी कि इससे हम लोग एक लंब खींचेंगे तो लंब के साथ जो कोण बनेगा उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और ये आपका एक दर्पण है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो कोण है, जो हमारा प्रकाश परावर्तन होगा तो उसके बाद फिर एक एंगल बनेगा। यानी कि ये अगर थीटा बन रहा है तो ये आपका मान लेते हैं कि आपका अल्फ़ा बन रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये थीटा और अल्फ़ा में क्या संबंध है। तो जब भी कोई समतल दर्पण होगा तो हम लोग जानते हैं कि जो ये आपतन कोण है वो लंब के साथ जितना डिग्री का कोण बनाएगा, वही परावर्तन कोण भी लंब के साथ उतना ही डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि दर्पण के कोण पर परावर्तन कोण तथा आपतन कोण दोनों ही बराबर होंगे, यानी कि दोनों आपका इक्वल होगा। अगला सवाल है कि वह कोण जिसे प्रकाश किरण दर्पण से टकराने से पहले बनती है उसे क्या कहते हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये आपका एक दर्पण है और टकराने से पहले ये आपका एक कोण बनती है। तो ये आपका ये जो कोण बनती है जिसे आपतन कोण कहा जाता है, ये आपका सतह से मतलब दर्पण से टकराने से पहले बनती है, और दर्पण से टकराने के बाद जो बनती है उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो दर्पण से टकराने से पहले कोण बनती है, यानी कि ये आपतन कोण, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे आपका आपतन कोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर दर्पण की सतह मखमली हो तो परावर्तन की क्षमता कैसी होती है। यानी कि इफ़ द सरफेस ऑफ द मिरर इज़ रफ, हाउ इज़ द रिफ्लेक्शन एबिलिटी। यानी कि अगर दर्पण का सतह खुदरा हो, इस तरह का हो, तो जो आपका रिफ्लेक्शन का कैपेसिटी है वो आपका घट जाता है। यानी कि जितना ज़्यादा चिकना होगा रिफ्लेक्शन की क्षमता या फिर परावर्तन की क्षमता उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका दर्पण होता है वो कितना चिकना होता है। जितना चिकना दर्पण होगा वो उसमें हमारी तस्वीर उतनी अच्छी बनती है, और जो आपका खुदरा होता है या फिर उसका सरफेस रफ होता है उसमें इमेज उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो इसीलिए रिफ्लेक्शन जितना रफ ज़्यादा होगा उसका रिफ्लेक्शन उतना ही कम हो जाएगा। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, यानी कि आपका कम हो जाएगा। अगला सवाल है कि दर्पण का ध्रुव क्या है। व्हाट इज़ द पोल ऑफ मिरर। तो मिरर का पोल क्या है, केंद्र है, फोकस है, या फिर आपका परावर्तन कोण है, या फिर दर्पण की वह जगह जहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक इमेज हम लोगों ने लिया है कि ये आपका दर्पण है। तो इस दर्पण में 3 चीज़ें होती हैं।
इससे पहले भी मैंने डिस्कस कर रखा है कि जो ये दर्पण पे बनती है, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो एक दर्पण है इसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं। एक आपका ध्रुव होता है यानी कि पोल होता है, एक आपका वक्रता त्रिज्या होता है, एक आपका फोकस होता है। तो पोल कहाँ पे होता है? जो आपका दर्पण है ये प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे कट करती है उसे हम लोग पोल कहते हैं या फिर आपका ध्रुव कहते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ये परावर्तक बिंदु है उसे ही आपका पोल कहा जाता है। अगला सवाल है यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस से दूर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? यानी कि कोई अवतल दर्पण है और उसमें अगर वस्तु की दूरी तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आभासी और बड़ा, या फिर वास्तविक और छोटा, या फिर आभासी और छोटा, या फिर वास्तविक और बड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगला सवाल है कि फोकस से एक समान दूरी पर रखने पर प्रकाश की किरण कैसे प्रतीत होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका पूरी तरह से समतल, दूसरा ऑप्शन है आपका परावर्तित हो जाती है, तीसरा ऑप्शन है आपका समतल दर्पण की तरह, और चौथा ऑप्शन है आपका टूट जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि परावर्तित हो जाता है। अगला सवाल है परावर्तन के नियम किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं? पहला ऑप्शन है आपका न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है आपका आइंस्टीन, तीसरा ऑप्शन है आपका हेनरी ब्रूगन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि न्यूटन के द्वारा ये परावर्तन का नियम का निर्धारण किया गया है। अगला सवाल है किस प्रकार के दर्पण में वांछित प्रतिबिंब बनता है? यानी कि इन विच टाइप ऑफ मिरर आर द डिजायर इमेजेस फॉर्म। तो पहला ऑप्शन है आपका समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। अगला सवाल है कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर एक विशेष दिशा में लौटती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, दूसरा ऑप्शन है आपका अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, तीसरा ऑप्शन है आपका विक्षेपण यानी कि डिफ्यूज़न, और चौथा ऑप्शन है आपका अवशोषण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। यानी कि जब कोई भी किरण दर्पण से टकरा कर निकलती है तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। अगला सवाल है कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर प्रकाश किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? पहला ऑप्शन है आपका सीधा, दूसरा ऑप्शन है आपका लहरदार, तीसरा ऑप्शन है आपका कोणीय, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सीधा। यानी कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर प्रकाश की किरणें सीधी तरह से परावर्तित होती हैं। अगला सवाल है अगर किसी अवतल दर्पण में वस्तु फोकस से निकट होती है तो प्रतिबिंब क्या होता है? यानी कि जो आपका अवतल दर्पण है और जो वस्तु है अगर वो
फोकस का निकट होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो पहला ऑप्शन है आपका वास्तविक और बड़ा, दूसरा ऑप्शन है आभासी और बड़ा, और तीसरा ऑप्शन है आपका वास्तविक और छोटा, चौथा ऑप्शन है आपका आभासी और छोटा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वास्तविक और बड़ा। यानी कि जो आपका इमेज का साइज है, यानी कि अगर ये दर्पण है तो फोकस से जितनी ही फोकस से दर्पण की तरफ जितने आगे बढ़ेंगे आपका इमेज का साइज उतना बढ़ता जाएगा, और फोकस से जितना दूर आप जाएंगे इमेज का साइज उतना छोटा होता जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना चाहिए कि अगर फोकस पे होगा तो इमेज का साइज बराबर होगा, अगर फोकस से इधर होगा यानी कि दर्पण की तरफ आगे बढ़ेगा तो इमेज का साइज आपका बड़ा होता जाएगा, और फोकस से दर्पण से दूर की तरफ जाएगा तो आपका इमेज का जो साइज है वो छोटा होता चला जाएगा। तो इसीलिए आपका ये बनेगा क्या? वास्तविक और बड़ा। अगला सवाल है कि समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच कितना अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता है, वस्तु उल्टी होती है, वस्तु और प्रतिबिंब समान दूरी पर होती हैं, या फिर प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमेशा आपका बराबर होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का प्रतिबिंब परावर्तित होता है जब वस्तु दर्पण के फोकस से बाहर रखी जाती है? तो पहला ऑप्शन है आपका आभासी और बड़ा, दूसरा ऑप्शन है आपका वास्तविक और उल्टा, तीसरा ऑप्शन है आपका आभासी और छोटा, और चौथा ऑप्शन है आपका वास्तविक और सीधा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। अगला सवाल है कि समतल दर्पण में बनी छाया कैसी होती है? यानी कि समतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब कैसी होती है? वास्तविक और अंधेरे, दूसरा ऑप्शन है आभासी और अदृश्य, चौथा ऑप्शन है आपका आभासी और सही आकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आभासी और सही आकार। अगला सवाल है, और ये आज का हमारा आखिरी सवाल है, कि परावर्तन की प्रक्रिया में दर्पण की सतह का क्या कार्य होता है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मिरर सरफेस इन प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन? तो प्रकाश को अवशोषित करना नहीं, प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं करता है, अवशोषित करेगा तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश की दिशा को बदलना, ये भी गलत है। इंक्रीज द प्रकाश की गति को बढ़ाना, ये भी गलत है। प्रकाश को पुनः उत्पन्न करना, रीजनरेटिंग द लाइट, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब है कि प्रकाश का सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना होता है। प्रकाश का सिर्फ डायरेक्शन यानी कि प्रकाश की सिर्फ दिशा को बदलता है और कुछ नहीं करता है। यही मिरर का काम है समतल परावर्तन की प्रक्रिया में। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लेके आ सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।